नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। स्वामीनारायण। इस पवित्र कार्यक्रम को दिशा दे रहे पूज्य श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, महंत श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी, पूज्य धर्मवल्लभ स्वामी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को जय स्वामीनारायण। पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से राजकोट गुरुकुल के 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है। और आज आप सब संतों के सानिध्य में स्वामीनारायण का नाम स्मरण एक अलग ही सौभाग्य का अवसर है। मुझे विश्वास है इस ऐतिहासिक संस्थान का आने वाला भविष्य और भी यशस्वी होगा। इसके योगदान और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली आ गई है। दिल्ली आने पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि राहुल ने दिल्ली आते ही बीजेपी को एक बार फिर से निशाने पर लिया और कांग्रेस की नीतियों को साफ जाहिर किया है। आप भी सुने। कांग्रेस जो है ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान, उसी नफरत की बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए। नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए। मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। आप देखो, मजे की बात मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़, सुनो सुनो,
देखो मैं तपस्या और मोहब्बत की बात आपको समझा देता हूं, बता देता हूं, और आप सब इसको समझोगे। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। भाइयों और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है ना। ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। ये फर्क है। अब देखिए, जब भी हमारी सरकार होती है, हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, नफरत की झोपड़ी में आग नहीं लगाई। हम आग लगाने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। हां, नफरत, भाई, नफरत मोहब्बत से ही कटती है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से लिखी गई चिट्ठी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के साथ कोरोना का स्पेशल रिश्ता है। आप भी सुने। तो डर यही लग रहा है ना कि दिल अगर जीत लिया ना तो इस चुनाव कैसे हराएंगे। सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। एक बार जब लोग तय कर लेते हैं ना कि बिकेंगे नहीं, और जो लोग खरीदेंगे ना, आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहते हैं। दिल्ली के भी प्रभारी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे 2 लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। ये चलन पैटर्न हो गया है। अब दूसरी पार्टियां भी ऐसा करना शुरू कर देगी। इस प्रवृत्ति पे हमको हमला करने की जरूरत है। उसके बाद आम लोग जाकर के घर घेर लिए। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रह रहे हैं। जनता के अंदर वो चेतना जगाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव भी होगा, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। टी को लेकर के एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री, यही शब्द है। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। जो उनको शर्म नहीं है, जो लिख रहे हैं मैसेज, तो मुझे पढ़ने में क्या शर्म होगी। भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। उस मैसेज का पीछे इतिहास क्या है हमको जानना पड़ेगा। जब यात्रा अनाउंसमेंट हुआ ना सर, हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है, उन लोगों का भी यही प्रश्न था, राहुल जी पैदल चलेंगे? हम बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो 8,500 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना, वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना, उस पे चला जाएगा। इस तरीके से नेताओं को लेकर के, खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान्य बात है, उस सामान्य बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई इकलौते नहीं हैं। इस देश में लाखों करोड़ों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं। और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूं। यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए,
पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए, तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। आज जब हम पैदल चले हैं कन्याकुमारी से, 100 दिन से ज्यादा चलते हुए हो गया है 3000 किलोमीटर, तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है। ये बार बार विपक्ष के नेताओं को लेकर के ऐसा मैसेज करते हैं, जबकि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस देश में 8 घंटा मजदूरों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के कानून बनाया। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे और संडे, इसको लागू कराया। तो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं वो छुट्टी ले रहे हैं, तो ये अमानवीय है क्या? ये अमानवीय उसको लगेगा ना जिसने कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं उठाई। कोई होता ना जिसके साथ छुट्टी बिता सकते थे तो ये सवाल नहीं बोलते। जो लोग अपने आत्ममुग्धता का शिकार होता है ना, जिसने जिंदगी में इंसान बनाया ही नहीं, क्या करेगा छुट्टी लेकर के? फुटबॉल मैच देखते हुए एक दृश्य देखे थे आप सब लोग, ग्रुप में फुटबॉल मैच देख रहे थे, एक साहब अकेले टीवी पे फुटबॉल मैच, बताइए फुटबॉल का मैच कोई अकेले? एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के विषय पर जानकारी दी है, आप भी सुने। तो एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दी है। अभी हमारा प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन नए वेरिएंट की एंट्री हमारे देश में हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से बैठक करके निर्देश दिए हैं। आज मैंने भी कोविड को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और इसलिए हमने तय किया है बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में डोज हमको मिल जाए, इसके लिए हमने पहल प्रारंभ की है। मॉक ड्रिल हम 27 दिसंबर को करेंगे, जिसमें अस्पताल में व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन, हमारे दवाइयां और कोविड से निपटने के लिए जितनी आवश्यक तैयारियां हैं वो सारी की सारी तैयारियां मॉक ड्रिल के माध्यम से भी हम देख लेंगे। भगवान ना करे, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो हमको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए तैयारियां आवश्यक है। भीड़ भाड़ भरे स्थान पर सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आदत डालने का हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहें, बूस्टर डोज जरूर लगाएं, जिन्हें नहीं लगवाया जरूर लगवाएं और बाकी सावधानी रखें। स्थिति पर हम पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, सारी तैयारियां। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अब बेरोजगार हो गए हैं। आपको सुनाएंगे। दिल्ली की जनता के सामने, आप सब पत्रकारों के सामने की थी कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों के नतीजों के मद्देनजर और नगर निगम के नतीजों में हारी हुई बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, जीत आम आदमी पार्टी की हुई, बहुमत आम आदमी पार्टी के साथ है और दिल्ली वालों का प्यार आशीर्वाद अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इसके मद्देनजर बीजेपी ने यह घोषणा करी कि वे मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे
और मेयर के चुनाव में वे अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। ये घोषणा बीजेपी के तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने दिल्ली के मीडिया के सामने, जनता के सामने की। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी एक निर्दलीय, एक आजाद उम्मीदवार, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेयर के चुनाव में खड़ा करने जा रही है और उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी के तमाम पार्षद सपोर्ट करके आम आदमी पार्टी को चुनौती देने जा रहे हैं। मैं बीजेपी की इस रणनीति का स्वागत करता हूं, लेकिन बीजेपी को एक सुझाव देना चाहता हूं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आप अपनी पार्टी को सामने रखकर या सामने आकर मैदान में चुनाव लड़ें या पीछे से चोर दरवाजे से निर्दलीय चुनाव लड़ें, फैसला आपका है। लेकिन मेरा आतंकी संगठनों की फंडिंग से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए एक्शन में आ गई है। एनआईए की टीम लगातार पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध लोगों से जुड़े ठिकानों पर रेड कर रही है। एनआईए ने शनिवार की सुबह ही पंजाब और जम्मू कश्मीर में करीब दर्जन भर जगहों पर रेड की, जो अब तक लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह सुबह ही एनआईए एक्शन में आ गई। एनआईए की कई टीमों ने पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ ही जम्मू कश्मीर में करीब दर्जन भर जगहों पर छापेमारी की। बताया जाता है कि पंजाब के सीमावर्ती जिलों तरनतारन, अमृतसर के साथ ही फिरोजपुर में छापेमारी की जा रही है। वहीं हाल ही में दर्ज एक नए मामले में खालिस्तानी चरमपंथी समूह पर कार्रवाई की है। एनआईए की टीमें संदिग्धों के ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में शुक्रवार देर रात नेशनल हाईवे नंबर 47 पर भीषण हादसा हुआ, जिसमें रेलवे के सेक्शन इंजीनियर सहित 4 की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक हाईवे पर चलते ट्रक के पीछे से कार घुसने से यह हादसा हुआ। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की 25 दिसंबर को होने वाली पोस्ट कोड 965 जेओए आईटी भर्ती की लिखित परीक्षा से 2 दिन पहले पेपर लीक हो गया। वहीं जिस महिला पर पेपर लीक करने का आरोप है, वो चयन आयोग की गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक के पद पर लंबे समय से कार्यरत है। एक अभ्यर्थी की शिकायत पर विजिलेंस ने महिला और उसके बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आयोग ने परीक्षा भी रद्द कर दी है। वहीं मामले में महिला कर्मचारी और दलाल की मिली भगत सामने आई है। रायबरेली जिले के बचरावा थाना अध्यक्ष की तत्परता ने विदेश में पढ़ने वाले छात्र के चेहरे पर खोई हुई मुस्कुराहट लौटाने का काम किया। पुलिस के सराहनीय प्रयास को लेकर छात्र के परिजनों ने थाने की पुलिस की जमकर सराहना की है। बेटा आपका मेरा नाम नैतिक श्रीवास्तव है जी। क्या हुआ आपके साथ में अभी? एक्चुअली हम एयरपोर्ट से आ रहे थे और मेरा बैग एक वैन में। कहाँ से आ रहे थे? एयरपोर्ट में कहाँ से आए? एयरपोर्ट कंबोडिया से आ रहे थे, इंटरनेशनल कंपटीशन से। जी जी। तो इधर एयरपोर्ट से आते हुए मेरा बैग एक वैन में रह गया बशराव में उतरते टाइम। सो जब बशराव उसके बाद जब मुझे याद आया तो हमने पुलिस के पास वो किया, इधर कोतवाली में बताया और फिर कोतवाली। रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र में चोरों ने भगवान के मंदिर को भी निशाना बना लिया। दरअसल बीती रात थाना क्षेत्र के अंतर्गत
शेखपुर समूधा ग्राम सभा के मजरे खाले गांव में स्थित सैकड़ों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु झारखंडेश्वर मंदिर एक बार फिर चोरों का शिकार बन गया। मंदिर में टांगे करीब 50 किलो के घंटे चोरी हो गए। क्या नाम है बाबा? राम सहारे। कहाँ पर रहते हैं? शेखपुर समूधा। यहाँ पे खड़े हैं, किस जगह का नाम है? झारखंडेश्वर। क्या हुआ यहाँ पे? चोरी हुई, घंटा चोरी गए। लगभग कितने किलो थे? 50 किलो करीब। तो आप यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं? हाँ। आप और कौन साथ में रहता है? पूर्वी दास। तो रात में घर चले जाते कि यहीं पर रहते हैं? नहीं, रात घर चले जाते हैं शाम। अच्छा। इसके पहले भी घटना हुई यहाँ पे? हाँ। सोनभद्र से खबर है। बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक विध्यांचल परिक्षेत्र आरपी सिंह के द्वारा जनपद सोनभद्र के थाना शाहगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपराध रजिस्टर समेत सभी प्रकार के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तो वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल मामला रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र स्थित सोनबरसा गांव का है, जहां आज सुबह एक 70 वर्षीय वृद्धा का शव नहर में तैरते हुए मिला। हालांकि जब स्थानीय लोगों ने वृद्धा के शव को देखा तो हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और छानबीन शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सोनबरसा। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि नहर बगल में है घर के, और तो उस पर मतलब नहर के आने जाने के लिए बगल में खेत है, तो पटरा रख के उसी पे आते जाते थे। और ठंडी का समय चल रहा है और सब लोग अंदर सो रहे थे, कोई जान नहीं पाया था, तो टॉयलेट के लिए उठी हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद खुर्जा रोड स्थित सनशाइन वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड का कृषि मंत्री, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग ने निरीक्षण किया। इस मौके पर कर्नल सुभाष देशवाल लाल सिंह यादव ने गाजर प्लांट की शुरुआत करने के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि सिकंदराबाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसानों को साथ जोड़ते हुए विलायती गाजर का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर गाजर बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो किसानों के लिए और सरकार यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दे सकती है? देखिए, बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के भीतर मैं आज कर्नल देशवाल के इस प्लांट पर आया हूँ, और इन्होंने 2 एकड़ से गाजर की खेती की शुरुआत किया था, जो आज बढ़ करके इस क्षेत्र में लगभग 5 से 6,000 एकड़ के भीतर उसकी खेती की जा रही है। और कर्नल देशवाल ने, इसमें यादव जी का बड़ा योगदान और है। हमारे साथ के इनके सहयोगी श्री यादव जी, जो इन्होंने MSc केमिस्ट्री से किया, ये इनके पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने पिछले 20 वर्षों के भीतर प्रयास करके इस इलाके की तस्वीर को बदला कि 2 एकड़ से लेकर के आज 5-6 हज़ार एकड़ तक ये काम कर रहे हैं। खुद जो है 1200 एकड़ में खेती करवा रहे हैं, और साथ साथ में अगल बगल के 5,000 किसान 5,000 एकड़ के भीतर। यूपी के बुलंदशहर में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जन चौपाल कार्यक्रम, जिसमें ग्राम प्रधान को खुलेआम धमकी दी गई, इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं ग्राम प्रधान संगठन ने 2 दिन के अंदर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो विशाल धरना दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र राजपूत, ग्राम प्रधान लंगौर, प्रधान संगठन का श्याना ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष। विगत दिनों एक हमारे देहरा के प्रधानपति जी के साथ में एक घटना हुई। 22 तारीख को ब्लॉक की तरफ से एक कैंप लगाया गया था, जिसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा उन्हें
जान से मारने की धमकी दी गई और वो उस घटना को लेकर वो डीएम साहब के और एसएसपी साहब के पास प्रार्थना पत्र देने गए थे। कहाँ? कल। वहाँ से प्रार्थना पत्र देकर जैसे ही घर आ रहे थे, घर पे पहले से ही मौजूद जान से मारने की नीयत से कुछ लोग खड़े थे। इन्हें देखकर प्रधान जी पे पथराव किया और प्रधान जी ने जैसे तैसे वहाँ से जान बचाई अपनी। और अगर इस तरह की घटना एक जनप्रतिनिधि के साथ होगी। मुकेश कुमार, प्रधानपति, देहरा से। एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ जी। वीडियो वायरल में कुछ लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं, क्या सर मामला है? ये मामला ये है जी, उस 22 तारीख में उस पे पंचायत घर पे प्रोग्राम चल रहा था और उसमें आ गए कुछ दबंग लोगों ने हमारे साथ में बदतमीजी की। वीडियो साहब वहाँ पे मौजूद थे, रेडियो साहब थे और पूरा प्रशासन वहाँ पे और था। कृषि विभाग से थे, अस्पताल से भी थे।